हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर। एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो धातु अधातु वाले लेसन में से। और आज जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में, बहुत सिंपल सी बातें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। आज अपन बात करने जा रहे हैं धातु और अधातु की रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुणों की बात आती है तो हम उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम आज ले रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, धातु और अधातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जब भी किसी पदार्थ की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है मतलब दहन होता है, वो जलती है। जलने की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का अपना टॉपिक है ऑक्सीजन के साथ धातु और अधातु की रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों, कोई भी धातु है वो ऑक्सीजन के साथ, धातु मेटल प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड बनेगा। अब उसमें धातु पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार की धातु है, किस प्रकार का फॉर्मूला बनेगा। तो दोस्तों, हम बात करें, ये तो सिर्फ एक सिंपल जानकारी, हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम धातु का जो रिबन होता है, पतला सा एक रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर, दहन करने पर, बोले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने पर हम पाते हैं मैग्नीशियम का सफेद रंग का पाउडर, और उसका फॉर्मूला होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। यहां हम देख पा रहे हैं कि ये तो मैग्नीशियम की बन गई राख, पाउडर, लेकिन इधर जो समीकरण में अभिकारक ये जो हैं दोनों, ये कहलाते हैं स्टूडेंट्स अभिकारक। और अभिकारकों से जो बनता है वो कहलाता है उत्पाद, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है दोस्तों, ये प्रोडक्ट है। ऑल्सो यू नो दैट अबाउट इट। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनी। समीकरण देखें तो दोनों साइड में समीकरण अभी संतुलित नहीं है, इसे कहते हैं असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण। इसको संतुलित करने के लिए हम एक नंबर लेना पड़ेगा जिससे हम इसको इक्वल करें। इधर ऑक्सीजन का नंबर 2 है, इधर 1 है, तो इस सूत्र से पहले हम यहाँ 2 लगा देंगे दोस्तों। ऑक्सीजन 2 हो जाएगा तो मैग्नीशियम 2 हो गया, तो मैग्नीशियम पहले हम यहाँ 2 लगा देंगे। तो ये 2 इस मैग्नीशियम के लिए यूज हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो 2MgO। ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण मैग्नीशियम के दहन का। ये समीकरण इस केमिस्ट्री के अंदर जो हम शुरुआत में लेसन पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया वाला, उसकी शुरुआत में यही रिएक्शन आती है सबसे पहले, मैग्नीशियम का दहन। इसको आप अच्छी तरह से समझ के याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है, क्योंकि मैग्नीशियम आप सब जानते हो धातु है, और धातु ऑक्साइड याद करो, हमने अम्ल क्षार वाले पार्ट में पढ़ा था। धातु ऑक्साइड की क्रिया, जब धातु ऑक्साइड है उसको हमने देखा था ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। अर्थात ये मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर इसको जल में घोल लें अपन, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में अगर घोल लें तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये समीकरण देखो ऑलरेडी संतुलित है। इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1, देखिए यहाँ पे 2 रे, मैग्नीशियम 1। ये जो पदार्थ बना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा? लिटमस पत्र के प्रति अगर अपन इसका व्यवहार देखें तो ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा, और ये लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देगा, जिससे ये साबित होता है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था वो कैसी प्रकृति का था? क्षारीय प्रकृति का था, क्योंकि क्षार जो है वो लाल को नीला कर देते हैं, लिटमस पेपर को, ठीक है, और अम्ल करते हैं नीले को लाल। तो ये तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात हो गई, मैग्नीशियम के दहन से ऑक्साइड बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसकी प्रकृति की बात हो गई। उसके बाद हम बात करें, मान लीजिए
अपन बात करें अधातु की, अधातु फॉर एग्जांपल सल्फर है। सल्फर का दहन अगर हम करवाएं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है, क्योंकि सल्फर एक अधातु है, सल्फर अधातु है, अधातु का ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका पता कैसे चलेगा? जब हम सल्फर ऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोलेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, H2SO4। क्या बनेगा दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये अम्ल है, तो अम्ल की तरह काम करेगा, तो अपना सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्ल की तरह काम करेगा। और दोस्तों बच्चों ये क्या करेगा? ये नीले लिटमस को लाल कर देगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन है वो नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। इस प्रकार से है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। उसके बाद अपन बात करें ऑक्सीजन के साथ क्रिया में, तो अपन इससे आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम के बाद अगर मैं कॉपर को लेकर के जब मैं रिएक्शन करवाता हूं, कॉपर को जलाता हूं, तो कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CuO, जिसको हम बोलेंगे दोस्तों कॉपर सेकंड ऑक्साइड। क्या बोल रहे हैं इसको? कॉपर सेकंड ऑक्साइड, क्योंकि इसमें कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन -2 में होता है। तो ये कॉपर सेकंड ऑक्साइड, इसको संतुलित करने के लिए भी यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। ये हो गया अपना संतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, ये भी कॉपर जो सेकंड ऑक्साइड है ये भी क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम को जलाने पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा? एल्यूमिनियम पर +3 होता है और एक ऑक्सीजन पर -2, तो Al2O3 एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करवाएंगे, 4 से। ये बन गया संतुलित रासायनिक समीकरण एल्यूमिनियम के दहन का। यहाँ जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोस्तों एक विशेष केस है। जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, याद करो वो शब्द, याद करो, उभयधर्मी ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट सवाल बोर्ड के लिए, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? एग्जाम्पल बताओ। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बना ले और क्षारक के साथ क्रिया करके भी लवण और जल बना लें। यानी जो अम्ल के साथ भी क्रिया करते हैं, क्षारक के साथ भी क्रिया करते हैं और क्रिया के फलस्वरूप क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। उन्हें हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। और उसके 2 एग्जाम्पल हैं, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ZnO जिंक ऑक्साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको ये याद होना चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड किस प्रकार के ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब हम इनकी क्रिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्रिया, Al2O3 की क्रिया अम्ल से करवाएं और इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्रिया क्षारक से करवाएं, NaOH। क्यों? अगर ये दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाएगा तो आई नो दैट ये उभयधर्मी ऑक्साइड होगा। अम्ल से क्रिया कर रहा है तो क्षारीय प्रकृति दर्शा रहा है, क्षार से क्रिया करके भी लवण और जल बना रहा है तो भैया ये अम्लीय प्रकृति भी दर्शा रहा है। यानी इसमें क्षार और अम्ल दोनों की प्रकृति है। ऐसे धातु ऑक्साइड को तो हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करें, देखो यहां पर जब समीकरण होगा आपको याद होगा, धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके, याद करो,
धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके, हाँ हाँ ऑक्साइड अम्ल, अरे अम्ल में हाइड्रोजन, ऑक्साइड में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अकेला नहीं निकलेगा, ऑक्सीजन साथ में जुड़ जाएगा तो जल बनेगा और लवण बनेगा। लवण और जल बनता है तो एल्यूमिनियम का लवण बनेगा AlCl3 और जल बनेगा H2O। पहले दिए गए समीकरण को संतुलित करते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 कर देंगे। क्लोरीन यहाँ 6 हो गया तो यहाँ क्लोरीन को 6 कर देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गया तो यहाँ 3 लगा देंगे, 3 दूनी 6 हो गया। ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 3 हो गया तो समीकरण संतुलित हो गया। इस तरह से अपना बेटा समीकरण क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा। अम्ल के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ये लवण बन गया, ये जल बन गया। जस्ट लाइक उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान उत्पाद बन रहे हैं, लवण और जल। तो यहां पर अम्ल है तो ये क्षारक की तरह काम कर रहा है, यहां इसकी प्रकृति है क्षारीय प्रकृति। ओके, यहां पर देखिए अपन काम, अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक से। तो ये बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट जो है NaAlO2, 3 एल्यूमिनियम पर धनावेश, 1 सोडियम पर और 1 ऑक्सीजन पर -2 और साथ में बन जाएगा H2O। सोडियम एल्यूमिनेट हो गया, लवण और जल बन गया। दोस्तों एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, वहाँ 1 है, यहाँ 2 लगा देंगे। सोडियम 2 हो गया, यहाँ 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 5 है, यहाँ 3 और 2 5 है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ऑल दैट अब संतुलित समीकरण बन चुका है अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्षारक के साथ। ये क्षारक है, लवण है, जल है, क्षारक के साथ क्रिया करके लवण और जल बना रहा है तो इसका मतलब इसकी प्रकृति अम्लीय है। तो आप इन दोनों रिएक्शन में अम्ल और क्षारक के साथ क्रिया इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की करवा रहे हैं तो आप क्षारीय प्रकृति भी पा रहे हैं और अम्लीय प्रकृति पा रहे हैं। इसीलिए हम इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जो दोनों से अम्ल से भी और क्षारक से भी क्रिया करके लवण और जल बना रहा है। तो ये था बच्चों अपना उभयधर्मी ऑक्साइड और इसका दूसरा एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड। और मैं चाहूंगा कि जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन ZnO प्लस HCl, आप बताएं क्या उत्पाद बनेगा। और ZnO प्लस NaOH के साथ रिएक्शन, भाई ये उभयधर्मी ऑक्साइड है तो अम्ल से भी क्रिया करेगा, लवण से भी क्रिया करे, सॉरी क्षारक से भी क्रिया करेगा। लवण और जल बनना है तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे को ये बताएं कि इसमें कौन से उत्पाद बनेंगे, लवण और जल कौन सा लवण बनेगा। और मैं चाहता हूं आप लोग एक बार, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वीडियो को, जो भी साथी देख रहे हैं या स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो नीचे कमेंट्स में इन दोनों रिएक्शन के उत्पाद जरूर लिखने की कोशिश करें। और अगर यहां नहीं लिख पाए तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जिनके पास नंबर है वो कोशिश करें, या फिर जो लोग के पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है उन सबसे मैं एक बार ये आग्रह करता हूं, या आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपका गुरुजी होने के नाते मैं आपको एक ये सलाह देता हूं कि इसके उत्पाद आप जरूर लिखिए। और अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप मुझसे पूछिए। ये हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान बोर्ड एग्जाम के अंदर जब NCERT कोर्स लागू था पहले, तब ये आ चुका है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन है, उनके उदाहरण बताइए, इन सब के बारे में बात हो चुकी है। जिंक ऑक्साइड क्रिया अम्ल और क्षारक से करके आपको बतानी है बच्चों। उसके बाद और थोड़ी सी जानकारी है। धातुएं होती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, बड़े आराम से क्रिया करती है, लेकिन कुछ बहुत खतरनाक तरीके से क्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम को लीजिए सब, सोडियम और पोटेशियम इतनी खतरनाक हैं। सोडियम और पोटेशियम 2 धातुओं के बारे में ध्यान देना। ऑक्सीजन के साथ इसको अगर खुले में रख दें इन दोनों धातुओं को तो भैया यूं चुटकियों में आग पकड़ लेती है, बहुत फास्ट रिएक्शन करती है। ऑक्सीजन देखते ही ये क्रियाशील हो जाती है और बहुत भयंकर भक्के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं और रिएक्शन करके आग पकड़ लेती हैं। अकस्मात अचानक सडनली आग लग सकती है कहीं पर, इसलिए इन दोनों को कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। कैरोसिन के तेल में, या मिट्टी का तेल जिसे आप बोलते हो। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस बार के हिसाब से 2022 बोर्ड एग्जाम
10th क्लास बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि सोडियम और पोटेशियम धातुओं को केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है। क्योंकि इनको खुले में रखने पर ये ऑक्सीजन के साथ इतनी तेज क्रिया करती हैं कि आग पकड़ लेती हैं। तो सर पानी में रख दें, सीधा ही तेल में क्यों? बच्चों इसको जब पानी में डालते हैं तो पानी के साथ वे तेज गति से क्रिया करके वहां भी प्रज्वलित हो जाती हैं, आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इनको रखा जाता है केरोसिन के तेल में। तो याद रखिए केरोसिन के तेल में रखी जाने वाली दो धातुओं के उदाहरण है सोडियम और पोटेशियम। क्यों रखा जाता है? क्योंकि खुले में छोड़ने पर ये आग पकड़ लेती हैं, आग बबूला हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना केरोसिन के तेल में रखे जाने योग्य धातुएं और क्यों रखते हैं। इंपॉर्टेंट दो सवाल हो गए ऑक्सीजन के साथ क्रिया में, एक उभयधर्मी ऑक्साइड और एक किसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है और क्यों। दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं बच्चों। उसके बाद हम अगर आगे हम बात करें तो देखो बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जो जैसे आयरन है, लोहा है। लोहा धातु को जब क्रिया करवाते हैं तो नहीं जलती, ऑक्सीजन के साथ इसका दहन होता ही नहीं है। इसका जो चूर्ण है वो लेते हैं, उसका दहन हो सकता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। कॉपर, सोना जो अपना है Au, चांदी Ag, ये ऐसी धातुएं हैं जो चाहे कितनी गर्म करके इनको ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती है। ऑक्सीजन के साथ इनकी क्रियाशीलता नहीं है, जीरो है, ये कोई क्रिया नहीं करती है। इसके बाद ऑक्सीजन से संबंधित ही एक क्वेश्चन बनता है एनोडीकरण। ओए होए सर, बोर्ड में आया हुआ है भैया, ये भी पक्का बोर्ड में आया हुआ है आज स्टार लगा लीजिए। एनोडीकरण, सबसे पहली बात तो ये है कि हमसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि निम्न में से किस धातु का एनोडीकरण करवाया जाता है, तो एनोडीकरण करवाया जाता है एल्यूमिनियम धातु का। कौन सी धातु का? एल्यूमिनियम धातु का। एल्यूमिनियम धातु का एनोडीकरण करवाने के लिए एल्यूमिनियम का बनाया जाता है एनोड। क्या बनाया जाता है बच्चों? एल्यूमिनियम धातु का एनोड बनाते हैं। आप सब जानते हो कि दो प्रकार के इलेक्ट्रोड लेते हैं हम, एक इलेक्ट्रोड एनोड, एक कैथोड। इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो जो बैटरी के धन टर्मिनल से, धन सिरे से जोड़ते हैं वो एनोड कहलाता है, और जो बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं वो कैथोड कहलाता है। एक बार मैं आपको बता दूं, देखो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपनी कोई बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस। इनसे आपने किसी विलयन में धारा प्रवाहित करवाने के लिए ये आपने कोई इलेक्ट्रोड जोड़ा, इधर ये इलेक्ट्रोड जोड़ा, इनको पानी के अंदर आपने डुबो दिया साहब। इस तरह की सिचुएशन में ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, तो जो बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है वो तो कहलाएगा एनोड, और दूसरा कहलाता है जो ऋण सिरे से जुड़ा है, जो नेगेटिव चार्ज है जिस पर इस पर पॉजिटिव है, वो कहलाएगा कैथोड। तो एल्यूमिनियम धातु का क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है, और इसमें जो घोल लिया जाता है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या लिया जाता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका करवाया जाता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन करवाया जाता है। देखो वैसे भी एल्यूमिनियम जो धातु है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होती है ना, फॉर एग्जांपल ये कोई धातु है, मान लीजिए एल्यूमिनियम, इसकी ऊपर एक परत बन जाती है, पतली परत एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब उसके बाद जैसे एक परत बन गई, अब एल्यूमिनियम की जो नीचे की सतह है उसके साथ वायुमंडल की ऑक्सीजन क्रिया नहीं कर पाती है, तो एल्यूमिनियम नीचे का जो है वो सुरक्षित रहता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बनने से। वो पतली परत है, उसको और मोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एनोडीकरण करते हैं एल्यूमिनियम की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जिससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बन जाती है। यहां पर ऑक्सीजन गैस निकलती है भैया, जब सल्फ्यूरिक अम्ल का अपघटन करवाते हैं ना, जल के अंदर अपघटन करवाते हैं, तो यहां पर ऑक्सीजन गैस निकलेगी। वो ये एनोड जो है वो बना हुआ है, आप सबको पता है, एल्यूमिनियम धातु का। तो इसके साथ वो यहां रिएक्शन कर लेगी, इसकी आकार जो है थोड़ा मोटा हो जाएगा। क्यों? परत का, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है यहां पर अब विद्युत अपघटन के कारण और अधिक अभिक्रिया करती है, मोटी परत बना लेती है। किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब उसके बाद उस एल्यूमिनियम को आप कहीं भी यूज करो दुनिया में, किसी भी खुली जगह पे यूज कीजिए, अब उसके साथ ऑक्सीजन क्रिया कर नहीं पाएगी, जिससे एल्यूमिनियम सुरक्षित रहती है और उस एल्यूमिनियम से विभिन्न प्रकार की आकर्षक वस्तुएं
आकर्षित करने वाली वस्तुएं, डिजाइन वाली वस्तुएं हम बना करके उसका उपयोग करते हैं। तो ये था अपना ऑक्साइड के आधार पर ये भी एनोडीकरण, एल्यूमिनियम धातु के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है, जिसमें एल्यूमिनियम का एनोड बनाते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर इसका विद्युत अपघटन करवाते हैं, तो इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बन जाती है दोस्तों, जिसके कारण एल्यूमिनियम की धातु सुरक्षित रहती है, उसका बाद में कोई नुकसान नहीं होता है। तो यह था अपना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन धातु और अधातु की।